नमस्कार। अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं विनोद अग्निहोत्री एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने बीते सप्ताह की कुछ सियासी गतिविधियों और खबरों के साथ। दरअसल बीता सप्ताह जो है पहले के मुकाबले कमोबेश सियासी मामलों में थोड़ा सा ठंडा रहा। देश में G20 की सफलता का जश्न मनता रहा। सरकार और तमाम सारे महकमे उस सफलता के जश्न में डूबे रहे, लेकिन विपक्ष, इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस उसके तेवर और आक्रामक होते चले गए। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में अपनी शीर्ष संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 2 दिन की बैठक आहूत की। 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में हुई इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रस्तावों में केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए, तो दूसरी तरफ तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी BRS, भारत राष्ट्र समिति, जिसको पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था, उस पर भी कई निशाने साधे। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का सारा फोकस तेलंगाना के चुनावों पर ही रहा और हैदराबाद में अगले दिन जब रैली हुई तो उस रैली में एक तरफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और संसदीय दल की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने उन 6 गारंटियों की घोषणा की जिनका वादा कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के दौरान करना शुरू किया है और कहा है कि अगर तेलंगाना में उसकी सरकार बनी तो ये 6 गारंटियां लागू की जाएंगी। एक तरह से कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में कर्नाटक मॉडल ही दोहराना चाहती है। हिमाचल के बाद जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है अपनी गारंटियों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि वही मॉडल कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में भी दोहराना चाहती है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना की तस्वीर बड़ी दिलचस्प हो रही है। वहाँ आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद और तेलंगाना के गठन के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। TRS, जिसको पहले अब जो BRS के नाम से जानी जाती है, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर राव हैं, जिनको माना जाता है कि तेलंगाना राज्य के एक तरह से संस्थापक नेता वही हैं, उनके ही आमरण अनशन के बाद तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। उनकी पार्टी लगातार सत्ता में है, लेकिन उसको चुनौती पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने देनी शुरू की। चाहे वो हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हो, चाहे पिछली बार का राज्य विधानसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव रहे हों, भारतीय जनता पार्टी TRS को, जो अब BRS है, उसको चुनौती देती हुई दिखाई पड़ती थी। लेकिन कर्नाटक चुनावों के बाद तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। अचानक वहाँ कांग्रेस का ग्राफ बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, वो लगातार उसी तरह कड़ी मेहनत कर रहे हैं जैसे कभी आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार हुआ करती थी तब तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष YSR राजशेखर रेड्डी ने की थी। और जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने यात्राएं निकाली पूरे तेलंगाना राज्य में और उसके बाद उन यात्राओं में उनको समर्थन मिलना शुरू किया और कांग्रेस की कर्नाटक की जीत के बाद तेलंगाना में अचानक लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा। इसमें एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार तेलंगाना में एक आक्रामक रणनीति के तहत काम कर रही थी, अचानक वो थोड़ा सा पीछे चली गई। वहाँ चर्चा है तेलंगाना में कि BRS जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और उनकी बेटी कविता, जिस तरह से दिल्ली के आबकारी घोटाले मामले में ED ने कविता जी को बुला करके पूछताछ शुरू की, उसके बाद से भाजपा और BRS के बीच में कुछ एक सहमति सी बनती हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं, इन लोगों का कहना है। और कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगातार लगा रही है। हैदराबाद की रैली में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, खासकर राहुल गांधी ने, BRS को BJP रिश्तेदार समिति तक कह दिया। यानी कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि भाजपा और BRS के बीच में एक साठगांठ है और इसलिए जो BRS का विरोधी वोट है, जो पहले BJP की तरफ जाता दिख रहा था, वो अचानक कांग्रेस की तरफ मुड़ता दिख रहा है। इसका एक बड़ा संकेत उन रैलियों में मिल रहा है जो कांग्रेस पार्टी की नेताओं की रैलियां हो रही हैं। हैदराबाद में जो 17 सितंबर को जो रैली हुई, उसमें जिस तरह की भीड़ उमड़ी, उसके पहले राहुल गांधी की एक रैली हुई थी तेलंगाना में, उसमें ज़बरदस्त भीड़ हुई थी और कर्नाटक चुनाव के बाद प्रियंका गांधी ने भी एक रैली तेलंगाना में की थी, उसमें भी बहुत भीड़ आई। भीड़ अगर कोई संकेत है,
अब कितना वो वोटों में तब्दील होती है और कितना उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलता है तेलंगाना में, ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन भीड़ एक पहला पैमाना होती है किसी भी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का। उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि तेलंगाना में अब मुकाबला बीआरएस बनाम कांग्रेस पार्टी होता जा रहा है। जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में हो रही थी और उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी 6 गारंटियों की घोषणा की, उसी दौरान कांग्रेस के विरोध में कई पोस्टर लगे हुए थे, होर्डिंग्स लगी हुई थी, जिनमें कांग्रेस की गारंटियों का मजाक उड़ाया गया था। हालांकि इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी ने दिया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये सब जो लोग कर रहे हैं वो पहले अपने भीतर झांक के देखें। खैर, वो दलों की लड़ाई है और वो चुनाव तक चलती रहेगी। अब हम आते हैं संसद की तरफ। G20 की बैठक से पहले ही सरकार ने संसद का विशेष सत्र आहूत करने की घोषणा की थी, लेकिन उसमें एजेंडा नहीं बताया था। उस एजेंडे को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से मीडिया में, राजनीतिक हलकों में चर्चा चली। कभी बात हुई कि शायद एक देश एक चुनाव होगा इस विशेष सत्र का एजेंडा, क्योंकि उसको लेके एक कमेटी बनी, जिस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। इसके बाद फिर चर्चा आई कि भारत और इंडिया को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ और जिस तरह G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पट्टिका जो उनकी मेज पर लगी थी उसमें इंग्लिश में, अंग्रेजी में, रोमन लिपि में लिखा हुआ था भारत इंडिया की जगह। राष्ट्रपति ने जो भोज दिया था विदेशी अतिथियों को, उसमें उस आमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति के आगे लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे ये बल मिला कि शायद जो संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत का जो लेख है, सरकार शायद इसको बदल के सिर्फ भारत करना चाहती है। इसके लिए कोई संवैधानिक संशोधन हो सकता है विशेष सत्र में। इस पर बड़ी बहस हुई, चर्चा हुई। हालांकि सरकार ने कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग फिर शुरू हो गया। अभी क्रिकेट मैच में भी जो टीम इंडिया जीती है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई दी तो टीम इंडिया कह के बधाई दी। तो कुल मिला के ये भी चला। अब उसके बाद एक चर्चा और चली कि महिला आरक्षण विधेयक विशेष सत्र में आ सकता है। फिर एक चर्चा चली कि रोहिणी कमीशन जो पिछड़ों को के आरक्षण को लेकर गठित हुआ था, उसकी रिपोर्ट सरकार मान सकती है विपक्षी गठबंधन को दांव देने के लिए। ये सब बहस और चर्चाएं चलती रहीं। बाद में सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा जारी किया। उसमें उन्होंने 4 विधेयकों की बात की कि 4 विधेयक इस सत्र में लाए जाएंगे, लेकिन उस पत्र में जिसमें एजेंडा जारी किया गया था उसमें एक लाइन सरकार ने लिख करके लिखा कि इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, यानी ये अभी अंतिम रूप से नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये कहने के बाद फिर चर्चाएं शुरू हो गई कि लगता है कि कोई बड़ा फैसला सरकार इस विशेष सत्र में लेने वाली है। सोमवार की सुबह जब संसद का विशेष सत्र होने वाला था, उसके पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद आए और संसद परिसर के बाहर उन्होंने मीडिया को हमेशा की तरह, जैसा कि अक्सर होता है जब भी सत्र का पहला दिन होता है किसी भी सत्र का, तो प्रधानमंत्री आके मीडिया से अपनी बात कहते हैं। उन्होंने जो बात कही उसमें उन्होंने एक तरफ तो आह्वान किया कि सब लोग इस सत्र में भाग लें। हम ये आखिरी सत्र है इस भवन का, आखिरी दिन यानी सोमवार को 18 सितंबर को जो सदन की बैठक हुई वो एक तरह से पुराने भवन में आखिरी बैठक। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नए भवन में जो बैठक होगी वो एक ऐतिहासिक बैठक होगी, इसलिए इसमें सबको आना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये कथन फिर चौंका गया और साथ में उन्होंने फिर भी जोड़ा, विपक्ष का नाम लिए बगैर कहा कि भाई सब लोग आइए, इसमें शामिल होइए। रोने धोने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। इस रोने धोने को लेकर के भी, इस तंज को लेकर के भी चर्चा हुई कि लगता सरकार कुछ ऐसा करने वाली है जिससे विपक्ष को दिक्कत हो सकती है या विपक्ष का जो एजेंडा है उसमें कुछ उसको झटका लग सकता है, क्योंकि आने वाले दिसंबर महीने में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर सरकार कोई नया एजेंडा सेट कर सकती है। ये चर्चा चल रही थी। वैसे सोमवार को जब संसद सत्र शुरू हुआ 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में और राज्यसभा के नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का भाषण हुआ। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में पूरे 75 साल के इतिहास को, संसदीय इतिहास को, संसद भवन जो पुराना संसद भवन है उसके इतिहास को और उसमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, किन किन बड़े बड़े ऐतिहासिक मौकों का वो भवन गवाह है, इसका विस्तार से जिक्र किया। और उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह,
नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सबका जिक्र किया और उनके कार्यकाल में हुए जो महत्वपूर्ण काम थे उनको भी याद किया। एक तरह से प्रधानमंत्री ने जो अनवरत यात्रा भारतीय संसद की है, भारतीय लोकतंत्र की है, उसको याद करते हुए ये बताया कि आज देश जहां पहुंचा है, आज दुनिया भारत का जो लोहा मान रही है, उसके पीछे संपूर्ण यात्रा का योगदान है, इस सफ़र का योगदान है। और इसमें उन सभी नेताओं का, प्रधानमंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का, लोकसभा अध्यक्षों का, सबका योगदान है जिन्होंने इस देश में का कभी न कभी नेतृत्व किया है। और एक तरह से उन्होंने देश के मौजूदा विकास, मौजूदा स्थिति, मौजूदा हैसियत का श्रेय अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को भी दिया, पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को भी दिया और सबको दिया। और एक बहुत बेहतरीन भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दिया। हालांकि बाद में विपक्ष के जो सदन में सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसके नेता अधीर रंजन चौधरी ने कुछ शिकायतें भी की, कुछ शिकवे भी किए। वही उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार किस तरह विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। कई बार इसको लेके थोड़ा सदन में तनातनी भी हुई, हल्की फुल्की, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। राज्यसभा में इसी तरह पीयूष गोयल जी ने सारी सफ़रनामे का जिक्र किया। उसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी तरह से लगभग उसी तरह से सरकार को घेरा और कहा कि लोकतंत्र की बात की जाती है, लेकिन लोकतंत्र को सुरक्षित रखना भी जिम्मेदारी है। और थोड़ा खड़गे जी और सरकार के बीच में कुछ थोड़ी हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। खैर, ये सब संसदीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। सबसे दिलचस्प बात है इस हफ्ते की एक और, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो बात यह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया, INDIA, जिसको अब सत्तारूढ़ दल के लोग पहले घमंडिया गठबंधन कहते थे, अब उन्होंने इंडिया अलायंस कहना शुरू किया है, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है इंडिया बोलने में। और इंडिया चूँकि भारत का पर्याय है, इसलिए स्वाभाविक है वो दिक्कत हो सकती है। इस विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के बीच में सीटों की साझेदारी, हिस्सेदारी और जो समझदारी बननी है, उस पर अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। मुंबई की बैठक में हुआ था कि जो कमेटियां बनी हैं, उनके बीच में कुछ बातचीत होकर के ये बात आगे बढ़नी थी, लेकिन ये चीज़ें जो है अभी मुझे लगता है इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आ रही है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली और पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर के। आम आदमी पार्टी जिस तरह मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में विधानसभा चुनावों में भी उतरने की कोशिश कर रही है या घोषणा कर रही है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, उससे कांग्रेस असहज है। और कांग्रेस के जो दिल्ली और पंजाब के नेता हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में इस तरह से कैसे समझौता होगा जब आम आदमी पार्टी जो है हर जगह कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी के ने भी मध्य प्रदेश में अपने कुछ उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा की है, क्योंकि समाजवादी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीतती रही है, कभी 4 सीटें, कभी 5 सीटें, कभी 2 सीटें। तो समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो वहाँ अपने उम्मीदवार लड़ाएगी। एक तरह से कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर उसको एक संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं अपने इन सहयोगी दलों के लिए कुछ रियायत उसको देनी होगी। ये एक दांव पेंच इंडिया गठबंधन के भीतर शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि कैसे इसको सुलझाया जाता है। पिछले सप्ताह ही एक और बड़ी घटना हुई जिस पर गहन चिंतन मनन की जरूरत है, और वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। विपक्षी गठबंधन INDIA इंडिया ने टेलीविजन चैनलों के 14 नामी गिरामी एंकर्स को चिन्हित करके ये घोषणा की कि वो उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे। और इसको लेकर के बड़ी ज़बरदस्त हलचल हुई। इसको लेकर के एक तरफ जहां इन एंकर्स ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की, दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इसको लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया और कहा ये कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता है, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। वहीं विपक्षी दलों ने इस फैसले का औचित्य ठहराते हुए कहा कि ये जो है जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, टीवी मीडिया के जरिए कुछ एंकर्स जो है तमाम तरह की समाज में बांटने की जो राजनीति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सांप्रदायिक एजेंडा चला रहे हैं, उसके तहत ये फैसला लिया गया है। बाद में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने
एक सफाई सी दी, उन्होंने कहा कि ये बहिष्कार नहीं, ये असहयोग आंदोलन है और अगर ये एंकर्स का रवैया ठीक हो गया तो हम वापस जा सकते हैं इनके कार्यक्रमों में। एक तरह से मामले को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की गई। अब सवाल ये है कि क्या ये उचित है लोकतंत्र में? देखिए, लोकतंत्र की बुनियाद है संवाद और प्रतिवाद। सत्ता से सवाल पूछना, विपक्ष से सवाल पूछना, तथ्य और सत्य के आधार पर खबरें देना और अपनी बात कहना, यह मीडिया का कर्तव्य है, मीडिया का धर्म है। हो सकता है किसी को कोई बात अच्छी लगे, किसी को कोई बात बुरी लगे, और जितना अधिकार मीडिया को अपनी बात कहने का है अपने तरीके से, उतना ही अधिकार सामने वाले को उसका प्रतिवाद करने का है या उससे अपने को अलग करने का है। लेकिन लोकतंत्र में चाहे कुछ एंकर्स की बात हो, चाहे कुछ चैनल्स की बात हो, चाहे कुछ अखबारों की बात हो या सबकी बात हो, बहिष्कार जो है उचित नहीं है। बहिष्कार का मतलब होता है कि एक तरह से आप मैदान छोड़ रहे हैं और ये आपको शायद संवाद और प्रतिवाद की जो बुनियादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए बहिष्कार की जगह बेहतर हो कि विपक्षी गठबंधन के नेता उन एंकर्स के कार्यक्रमों में जाएं जिनका उन्होंने बहिष्कार का ऐलान किया है, अपनी बात कहें, पुरजोर तरीके से कहें, और अगर उनको मौका न मिले, मान लीजिए जैसा कि उनका कहना है, जैसा आरोप है, वैसे आमतौर पर तो मौका सबको मिलता है, लेकिन फिर भी अगर उनको मौका न मिलने की शिकायत हो तो वहाँ अपनी बात कहें और वहाँ वो अपने को वापस वहाँ से उस कार्यक्रम से हट सकते हैं, इसकी उन्हें पूरी आज़ादी है। लेकिन एक तरह से बहिष्कार करना या ये कहना कि हम उनके कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, उनको अधिकार है ऐसा करने का, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह से संवादहीनता ये उचित नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि विपक्षी गठबंधन अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और साथ ही साथ मीडिया के लिए भी ये चिंतन का विषय है। उन एंकर्स के लिए ही अकेले नहीं, संपूर्ण मीडिया के लिए, उसमें टेलीविज़न भी, अखबार भी, कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विपक्षी दलों को इस तरह का फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ा या करना पड़ा। कहा जाता है ताली दोनों हाथ से बजती है और दोस्ती भी दोनों हाथ मिलाने से होती है। तो ताली तो बज चुकी, अब मुझे लगता है अगर दोनों तरफ से हाथ बढ़ें तो ये संवादहीनता टूटेगी और फिर से मीडिया और राजनेताओं के बीच में एक नया जो लोकतांत्रिक रिश्ता है संवाद और प्रतिवाद का, वो फिर से कायम हो सके। इसी उम्मीद के साथ आज के कुरुक्षेत्र में बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।